हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 31 और आज चर्चा करेंगे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में, यानी कि हिंद इस्लामी स्थापत्य कला कहिए या भारत इस्लामिक स्थापत्य कला कहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। आवाज तो प्रॉपर आ रही है कि नहीं? मैं अपनी तरफ से तो चेक कर चुका हूं, आप लोगों को चेक करके बताना है कि आवाज आ रही है या नहीं। मेरी तरफ से तो ठीक है, आप लोग देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 31 मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि आप सब लोगों ने, कितने लोगों ने कहा था कि सर स्थापत्य कला या कला संस्कृति के संदर्भ में एक क्लास ले लीजिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम यहां से मध्यकालीन इतिहास की कला संस्कृति की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मध्यकाल में कला संस्कृति का विकास हुआ, किस किस तरीके से हुआ और कौन कौन से नए पहलू उसमें जोड़े गए। ठीक है ना? तो उसी क्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, यानी कला संस्कृति का एक हिस्सा स्थापत्य कला का। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कला संस्कृति में स्थापत्य कला किस तरीके से विकसित हुई और उसका नमूना आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन नमूना है। दुनिया के आधुनिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है ताजमहल। यह भी मध्यकालीन स्थापत्य कला का ही एक बेहतरीन नमूना है। हम ये नहीं कह सकते कि यही अकेला है, और भी है, ध्यान रखना, लेकिन यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि कहा जाए कि सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत है। जितनी विशेषता है वो सारी विशेषताएं इसके अंदर मौजूद है, ये ताज। चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों को दे देते हैं। 22 तारीख से, इसी 22 तारीख से 4 से 5 दिन बाद हमारा 2024 का इवनिंग P2I बैच फिर से लॉन्च हो रहा है। जिन लोगों का रह गया है और जो लोग चाहते हैं कि हमारा P2I 2024 बैच में एडमिशन हो जाए, जिससे कि हम हमारे साथ, यानी आप लोग हमारे साथ प्रॉपर जुड़ करके अपने सिलेक्शन के लिए काम कर सकें, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में लॉन्च होने वाले हैं और इसकी जो फीस है वो 70,000 न होकर के मात्र 29,999 होगी, यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, यानी MK लाइव। और बैच ध्यान रखिएगा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, यानी लगभग 3 घंटे पर डे क्लास होती है आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, बैच स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही स्थापत्य कला के बारे में बताया नहीं और ताजमहल का फोटो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, फ्रंट पर भी और यहां पर भी। बाकी आप स्थापत्य कला को समझें या ना समझें दोस्तों, लेकिन इस नमूने को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और हर किसी की जिंदगी में एक इच्छा तो है कि कम से कम एक बार इसको जरूर देखें। ठीक है ना? और मेरा मानना है कि कोई किसी की भी कोई भी विचारधारा हो, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है और इसे एक बार कम से कम देखने की कोशिश कीजिएगा जिंदगी में। बाकी पढ़ने के लिए हम पढ़ाएंगे ही, बातचीत करेंगे। स्थापत्य कला, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि स्थापत्य कला से पहले ध्यान रखना दोस्तों, कला संस्कृति, ध्यान रखना, कला संस्कृति के दो पहलू होते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे। एक होती है दृश्य कला और एक होती है निष्पादन कला। ठीक है ना? एक दृश्य कला और दूसरी निष्पादन कला। दृश्य कला के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर से याद हो तो इसमें मैंने चर्चा की थी आपकी स्थापत्य कला
मूर्तिकला और चित्रकला। यस दोस्तों, ये तीनों है। निष्पादन कला यानी कि जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम संचालित करते हैं, ठीक है ना, जिसका हम आयोजन करते हैं, एक तरीके से इसको हम बना देते हैं और फिर आजीवन इसको देखते हैं। लेकिन इसमें हर बार हमको आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो नृत्य है, संगीत है और नाटक या रंगमंच है। ये चीजें आपकी इसमें आती हैं कला के अंतर्गत। और संस्कृति में मैंने आपको बताया था, उसमें आपका धर्म, दर्शन, ठीक है ना, शिक्षा, साहित्य और कुछ हद तक हम विज्ञान भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हमारे आपके क्या है, कला संस्कृति के विभिन्न रूप हैं। ये चाहे प्राचीन काल में हो, मध्यकाल में हो या आधुनिक काल में, इन्हीं सारे रूपों पर हमको चर्चा करनी होती है, ठीक है ना। अब इस संदर्भ में हम बात करें तो हम प्राचीन काल के नहीं, हम स्थापत्य कला के इस हिस्से को हम मध्यकाल में देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, किसमें देख रहे हैं दोस्तों? मध्यकाल में। यस। और मध्यकाल का जो स्थापत्य कला है उससे हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं, क्योंकि यह दो प्रकार की कलाओं से मिलकर बनाया गया है, यानी कि भारतीय स्थापत्य कला और इस्लामिक स्थापत्य कला। क्योंकि मुस्लिम शासकों ने जब भारत पर आक्रमण किया और भारत को जीत लिया, तो जो तुर्की देश से या तुर्क से आए, अफगानिस्तान होते हुए जो तुर्की मुस्लिम्स हैं, वो जब यहां पर आए तो अपने साथ अपनी कला संस्कृति की विशेषताओं को भी लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो उस कला संस्कृति को जानते हैं, उसी को जीते हैं। और जब यहां पर आए तो यहां पर भारतीय संस्कृति को उन्होंने देखा, भारत की चीजें देखी, तो एकदम कोई भी व्यक्ति वहां की चीजें को तो नहीं अपना लेता। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर आज सोचिए हम हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तो हम अपने लिए अपना घर जब बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर अपना एक मंदिर जरूर बनाएंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं। जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जिस माहौल, जिस तरह का घर का हमारा कल्चर होता है, घर का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह का स्ट्रक्चर वहां पर भी अपनाएंगे। हम पहले दिन जाकर के अपने कपड़े बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल के पहले दिन से नहीं कर देंगे, उसमें हमको बहुत लंबा समय लगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि त्योहार पर हम कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं, धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, शादी विवाह के समय में अलग तरह के कपड़े होते हैं, इसको एकदम नहीं बदल देंगे। उसी तरीके से जब मुस्लिम शासक यहां पर आए तो उनको भी ये परेशानी हुई, इसलिए वो अपनी परंपरा यहां पर लेकर के आए और अपने अनुसार, क्योंकि उनको यहां रहना था, जब कब्जा कर लिया तो यहां रहना था, और रहने के लिए उन्होंने अपने तरीके के मकान, अपने जो संरचना है उनका निर्माण, ये सारी चीजें अपने तरीके से की। और धीरे 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 कंडीशन ये हुई कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो चीजें हैं उनको भी देखा और देख करके उनको भी अपना लिया। इस तरीके से ये दो तरह की कलाएं हैं जो भारत में विकसित हुई, और इन दोनों को मिला करके बनी आपकी इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। और ये जो नमूना है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का, ये मुगल काल का है, ताजमहल शाहजहां के समय बनाया गया। ये सबसे अच्छा नमूना माना जाता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का, सबसे बेहतरीन नमूना, कि इसके अंदर इन कलाओं की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। ओके, इसलिए इसको कहते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। अब इसके अलावा इस टॉपिक में और हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या होती हैं। दो चीजें, ठीक। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के रूप कौन कौन से विकसित हुए। तो रूप का मतलब होता है कि किस काल में कौन कौन से शासकों ने इस कला का विकास कैसे कैसे किया। और इसको हम मोटे मोटे तौर पर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने यानी कि सुल्तानों ने जब इस कला का विकास किया तो वो कैसी बनी, ठीक है ना। फिर मुगल शासकों ने इसमें क्या परिवर्तन किया और कौन कौन सी नई चीजें बनी। और फिर क्षेत्रीय राज्य जो हैं, जैसे मालवा है, गुजरात है, ठीक है ना, बहमनी शासक हुए, ठीक,
उसी तरीके से बंगाल हुआ, वहां पर भी आपके जौनपुर हुआ, इन सभी राज्य जो हैं यहां पर भी आपके मोस्टली मुस्लिम शासक बने और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से स्थापत्य कला का विकास किया। ध्यान रखना, इसलिए 3 स्तरों पर इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनमें भारतीय कला की और इस्लामिक स्थापत्य कला की। फिर इंडो इस्लामिक कला के रूप कौन कौन से विकसित हुए दिल्ली सल्तनत में, मुगल में और क्षेत्रीय राज्यों में। ठीक है ना, तो चलिए हम एक एक करके इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, और इसमें देखते हैं इंडो स्थापत्य कला में सबसे पहले भारतीय स्थापत्य कला की। भारतीय स्थापत्य कला की दोस्तों जो विशेषता है, जो प्राचीन काल से भारत में चली आई है, प्राचीन काल से, ध्यान रखना, वो भारतीय परंपरा है और उसमें हम 4 से 5 चीजों को शामिल करते हैं। नंबर 1 याद कर लीजिएगा, सहतीर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। जैसे ये रहा, ये आपका दरवाजा बनाया गया, ये देख रहे हैं आप, ये दरवाजा या गेट बनाया जा रहा है और उसके ऊपर हमने एक ये बीम लगा दिया, बीम। इसी को कहते हैं स्थापत्य कला की, भारतीय स्थापत्य कला की शहतीर परंपरा। और ये बीम क्यों लगाया जाता है, देखिए उसके पीछे कारण है। भारत में जितने भी भवन बने, जितनी भी बिल्डिंगें बनी, हमारी विशाल और बड़ी बनाई जाती थी और इनके ऊपर हम और भी संरचनाओं का निर्माण करते थे, भारी भरकम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक निर्माण करते थे। इसीलिए यहां पर मजबूती देने के लिए, किसके लिए, मजबूती देने के लिए, जिससे कि इसके ऊपर हम और भी वजन लाद सकें तो ये टूटे नहीं। हमारे यहां सुंदरता से ज्यादा मजबूती पर बल दिया जाता था, सुंदरता कम और मजबूती ज्यादा, खासकर दरवाजों के संदर्भ में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते सुंदर नहीं थी, सुंदरता के लिए हमारे पास और भी चीजें थी, अलंकरण के लिए अलग भी चीजें। तो भारतीय परंपरा में आपको बीम समझ में आ गया, जिसे हम सहतीर कहते हैं। आपके अपने घरों में भी होंगे, लैंटर पड़ते हैं जिनको हम लैंटिन कहते हैं, एक्चुअली में लैंटर कहते हैं, लैंटिन होती है। अब हर भवन में आप देखेंगे आज की जितनी बिल्डिंग बन रही है वो सब इसी तरह बन रही है, पिलर्स और बीम से बेस्ड। ये छत के ऊपर डाल दिए जाते हैं और नीचे आपके पिलर रहते हैं। दूसरा है स्तंभ, स्तंभ यानी कि पिलर्स। और पिलर तो आपने देखे होंगे भारतीय परंपरा में, मंदिरों से लेकर के, मैंने कितनी चर्चा की है आपको उन संदर्भ में देखा होगा, मैंने कई सारी क्लासेस ली हैं। उनमें जब मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन परंपरा में, तो आपने देखा होगा विजयनगर काल के मंदिर स्थापत्य कला के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो उसमें मैंने आपको सोचिए कितने अच्छे अच्छे मंदिर और उनके अंदर अलंकृत स्तंभ की चर्चा की। सोचिए अष्टकोणीय, 4 कोणीय, गोलाकार अलंकृत स्तंभ, ये वही हैं पिलर्स। और ये देखेंगे तो ये देखिए, ये बेहतरीन नमूने भारतीय मंदिर परंपरा के चले आए हैं। इसका मतलब है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पहले पिलर होते थे, वो भी अलंकृत होते थे, उनके ऊपर बीम डाले जाते थे जिन्हें हम शहतीर कहते थे, उनके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता था। यह भारतीय परंपरा है। ओके, तीसरा है हम इनमें ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, अब होने लगा है ईंटों का प्रयोग, यहां देख रहे होंगे अब ईंटों का प्रयोग होने लगा है। लेकिन भारतीय परंपरा में पत्थरों का प्रयोग होता था, ईंटों का नहीं होता था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहां भी देखेंगे तो आपको पत्थर मिलेंगे। कोई भी मंदिर उठाइए प्राचीन समय का, कोई भी राजपूत काल में देखेंगे तो आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा लीजिए राजपूतों का, जो भारतीय परंपरा के हैं, राजपूतों के समय सब पत्थर के बने हुए, ईंटों का नहीं, पत्थरों से बनाए जाते थे। क्योंकि हम ईंटों को ऐसा नहीं जानते नहीं थे, ईंटों का प्रयोग तो हम सोचो सिंधु घाटी सभ्यता से जानते हैं, लेकिन ईंटों का प्रयोग करते थे आम आदमी के मकान बनाने के लिए। लेकिन जब बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, चूंकि वो मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होने चाहिए, इसलिए उनका प्रयोग किया जाता था पत्थर का, ठीक है ना, मजबूती के लिए, क्योंकि अब उस पर डिजाइन भी बनाई जा सकती थी। अगर पत्थर ना होते, ईंट होती, तो ईंटों पर इतनी अच्छी डिजाइन पॉसिबल थी क्या? नहीं थी, संभव ही नहीं था।
उन पर अलंकरण नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अलंकरण भी इसी की एक विशेषता है, डेकोरेशन। आप इन पे भी देख लीजिए और वहां देख लीजिए। लकड़ी का प्रयोग, यस, छतों के लिए, छतों के आगे छज्जे के लिए, तमाम सारे दरवाजों के लिए, दरवाजे के किनारे पर यहां पर हम जो बनाते हैं, किसको क्या बोलते हैं, चौखट, उनमें सबका किसका प्रयोग करते थे, लकड़ी का। यहां पर भी हमने लगा दिया, यहां भी लगा दिया, और उसमें बीच में हमने फाटक लगा देते थे इस तरीके से, बीच में दरवाजा बंद कर दिया, लकड़ी का प्रयोग, और वो भी लकड़ी पर डिजाइन। तो ये 5 विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका यहां पर बीम लगा हुआ है, पिलर है, ये रहा, और कोई और डिजाइन नहीं है। और ये पिलर है, वो सॉरी बीम है, सहतीर है, और ये देखिए पिलर लगे हुए हैं। मैंने पीछे वाली स्लाइड पे भी दिखाया था, पिलर लगे हैं, और पिलर भी कैसे, हाईली डेकोरेटेड, इन पर मूर्तियां हैं, ठीक है ना। इन पर देखेंगे तो स्तंभ हुए या अलंकरण में हम इस्तेमाल करते हैं मूर्तियों का, ध्यान रखना, हम इस्तेमाल करते हैं बेल बूटों का, ध्यान रखना, बेल बूटे यानी कि बेल जो होती हैं हमारी लताएं, जिनको कहते हैं बेल वगैरह जो होती हैं हमारे वनों में होती हैं, उन पर फूल खिलते हैं, सारी चीजें होती हैं, बेल बूटे उन्हीं को कहा जाता है। इनमें हम इस्तेमाल करते हैं शंख का, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं आपके घंटियों का, ठीक है ना। इसमें इस्तेमाल करते हैं हम स्वास्तिक के चिन्ह का, ठीक है ना। इसमें इस्तेमाल करते हैं हम कमल के फूल का। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम इसके डेकोरेशन के लिए। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, देवी देवता, नर्तक नर्तकी, जानवर, ये सब देखेंगे तो अंदर देखेंगे ये हाथी की मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाया गया है, या छोटे छोटे देवी देवता और तमाम तरह के स्त्री पुरुषों के, ये सरस्वती की स्टैचू है, तमाम तरह की स्टैचू इस तरह की बनाई गई हैं। ये नीचे जानवर हाथी बने हुए हैं। ये विभिन्न मुद्राओं में ये सारी चीजों का निर्माण किया गया है अलंकरण के लिए, सुंदरता के लिए। यस दोस्तों, देखेंगे। और ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके मंदिरों का, कितना बेहतरीन नमूना है, सारी चीजें हैं, ये सब देखेंगे। बाकायदा प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके इनको बनाया गया। ये भारतीय परंपरा है सुंदरता और अलंकरण की। और ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे लकड़ियों पर डिजाइन बनाई गई हो। क्या ये ईंटों पर संभव थी? सोचिएगा, क्या ये संभव थी ईंटों पर इस तरीके से? संभव ही नहीं था। यह भारतीय परंपरा है। लकड़ी का प्रयोग, दरवाजों किनारे पर लकड़ी के डिजाइन करके उनको लगा देना। और हमारे यहां दरवाजे शुरू से रहे हैं। हमारे यहां पर्दों का कंसेप्ट नहीं है। किसका कंसेप्ट है? दरवाजों का। पर्दे कंसेप्ट हमारे यहां नहीं था। जो आज हम अपने घरों में दरवाजे खिड़कियों पर लगाते हैं, झरोके वगैरह में क्या बोलते हैं? कर्टन्स इंग्लिश में। क्यों दोस्तों? तो खुद सोचिए कितना बेहतरीन नमूना है, कितनी बेहतरीन चीजें हैं। ये सब आपकी बनाई है। ये छत का नमूना है। ये नीचे से ऊपर का हिस्से का फोटो लिया गया है। यस, ये पिलर बने हुए हैं, नीचे देखेंगे तो ये पिलर हैं ये, और ऊपर ये बीम बने हुए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये बीम है, सहतीर कहते हैं इनको। ये 4 पिलर पर बीच में बनाया गया है। ये इसकी छत है। ये भारतीय परंपरा की विशेषताएं याद रहेंगी। भारतीय परंपरा की विशेषताएं: शहतीर, स्तंभ, पत्थर का प्रयोग, अलंकरण और लकड़ी का प्रयोग। अलंकरण में किन किन चीजों का प्रयोग है ये मैंने आपको बता दिया। एवरीबॉडी, अब लकड़ी पर जैसे मैंने कहा, इससे पहले आप देखेंगे तो ये हो सकता है कि ये लकड़ियां ही हों, दरवाजे की तरफ है, ठीक है ना, अंदर भी हो सकती हैं। तो अगर इसी तरह पर हम यहां पर लकड़ी को डिजाइन कर दें और उस पर इस तरह चीज बना दें तो वहां पर भी संभव था और ये भी होता था। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? अब बात करते हैं इसमें इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या है, वो देख लीजिए। इस्लामिक स्थापत्य कला की दोस्तों विशेषताएं हैं 4। एक, ये मेहराब, आर्क कहते हैं इसको। दूसरा है गुंबद। तीसरा, ईंट चूना और पत्थर का प्रयोग कम और ईंट और चूने का प्रयोग ज्यादा है। और तीसरा, सुलेख या अलंकरण, अरवस्क कहते हैं, सुलेख के माध्यम से अलंकरण। मेहराब, अब ये देखिए,
ये रहे आपके मेहराब, ऊपर जो डिजाइन बने हुए हैं ये रहे, ये मेहराब है इस तरीके से। ये रहे, ये मेहराब का कंसेप्ट है, यानी कि दरवाजे के ऊपर हम थोड़ी सी डिजाइन बनाते हुए ऊपर निकाल जाना। अब इस परंपरा को देखोगे तो मुसलमानों के जितने भी स्थापत्य के नमूने हैं मुस्लिम संस्कृति के, उन सब में ये मिलेगा। उसी से फिर भारत में और भी जगह प्रचलित शुरू हुआ। ये रहा मेहराब का कंसेप्ट, क्लियर है? तो मेहराब क्या है? दरवाजों के ऊपर एक डिजाइन बनाई जाती है गोलाकार, जिससे कि थोड़ी सी उसकी सुंदरता बन जाए। ध्यान रखना, तो ये मेहराब है। इसको हम पत्थर में से भी बना सकते हैं, लेकिन और अच्छी डिजाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसका? ईंट और चूने का। यानी कि ईंटों को हम इस तरह से रखते चले जाते हैं आगे की डिजाइन की तरफ, यूं एक एक करके, यूं इस तरीके से ईंटों को हम इस तरीके से रखते चले जाते हैं, और इस तरीके से ईंटों का शेप बन जाता है, और आगे से हम प्लास्टर कर देते हैं, और फिर उसके बाद डिजाइन बन जाती है यूं इस तरीके से। ईंटों से इनको बनाना आसान होता है, क्योंकि इस्लामिक बिल्डिंगों में इनके दरवाजों के ऊपर भारी वजन का कंसेप्ट था ही नहीं, भारी भरकम चीजों का कंसेप्ट नहीं था। इसलिए मेहराब का कंसेप्ट आया, यानी कि सुंदर दरवाजे का कंसेप्ट। ठीक है ना? दूसरी विशेषता क्या है? गुंबद। वो आप लोग जानते होंगे, हमारे मंदिरों में आप देखते होंगे, हमारे कई सारे मंदिर हैं, और उन मंदिरों में इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, गुंबद के आकार का। ऊपर आपने झंडी लगा दी और ये बन गया आपका गुंबद का वाला मंदिर। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो परंपरा है, ये ध्यान रखना, ये इस्लामिक परंपरा है। यस, और ये इस्लाम के लोग यानी कि मुस्लिम लोग जब भारत में आए तो अपने साथ इस गुंबद की परंपरा को साथ लेकर के आए। यस, ओके, ये रहा, ये ताजमहल का गुंबद है। ये रहा, अगर यहां पर हम झंडा लगा दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये मंदिर है, मस्जिद है या मकबरा है। झंडा लगा दोगे तो मंदिर, और इसके ऊपर चांद लगा दोगे, घंटी लगा दोगे तो मस्जिद या मकबरा बन जाता है। यह है आपका गुंबद। और गुंबद यानी कि हमारे यहां जो छतें होती थी, भारतीय संस्कृति में छतें होती थी फ्लैट, सपाट छतें भारत में, लेकिन इनके यहां जो छत का कंसेप्ट रखा गया वो सपाट छत का नहीं रखा गया, बल्कि कैसे रखा गया? अंदर से गुंबद का कंसेप्ट। हमारे भारतीय संस्कृति में कैसी हैं? ऐसी छतें हैं, बिल्कुल फ्लैट। ये रहे आपके पिलर, ये रहा आपका स्तंभ। हमने सीधी सीधी छतें बनाई जैसे आज हमारे घरों में बन रही हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अंदर से इस परंपरा को मिटाया, बोले कि इसको हटाओ, बोले कि यहां तक ठीक है, ओके, अब इसके आगे हम ये अंदर से बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने गुंबद की परंपरा को लेकर के आए, और गुंबद होता है छत में और मेहराब होता है दरवाजे पर। ध्यान रखना, मेहराब कहां होता है? दरवाजे पर, और गुंबद कहां होता है? छत पर। और इन सबको देख रहे हैं आप, डिजाइन देख रहे हैं ना, इस पर ईंटों जैसी डिजाइन दिख रही है। ताजमहल का है, ईंटों जैसी दिख रही है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ताजमहल पर ये ईंटें जैसी डिजाइन दिख रही है, लेकिन ये ईंटें नहीं हैं, ये केवल सिंगल पत्थर का बना हुआ ताजमहल का गुंबद है, सिंगल स्टोन का है, एक ही पत्थर का है, उस पर ये डिजाइन बनाई गई है। ध्यान रखना, डिजाइन बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि उस पर छोटे छोटे पत्थरों से जोड़ करके उनको बनाया गया हो, जोड़ के कुछ नहीं बनाया गया, सिंगल स्टोन है, उस पर यह डिजाइन की गई है, उस पर आपका सारी आकृतियां बनाई गई हैं, और इनमें ये ऊपर प्रयोग किसका करते हैं? ईंट और चूने का। कारण है कि जिन क्षेत्रों से आए थे वहां पर पत्थरों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता था, और चूंकि ये जैसे मकान बनाते थे अपने रहने करने के लिए, अपने मकबरे के लिए, अपने मस्जिद के लिए, तो वहां ये ईंटों का प्रयोग करते थे। उसी परंपरा को यहां लेकर के आए, और थोड़े थोड़े पत्थरों का भी।
क्योंकि ईंटों से जो लेकर के आए थे, ईंटों की परंपरा इनकी जो है वो एक विशेष प्रकार की पतली और हल्की ईंटों का प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ जो ईंटें होती थी, ध्यान रखना, वो होती थी मोटी और बड़ी ईंटें। इनके क्या होती है, बिल्कुल पतली और हल्की, यानी विशेष रूप से पकी हुई, बेहतरीन। पुराने अगर बिल्डिंग देखेंगे तो आप आज भी पत्थरों की, बहुत सारी ईंटों की पुरानी बिल्डिंग मिल जाएंगे, किले वगैरह सब मिल जाएंगे ईंटों के बने हुए, और वो उन ईंटों को निकालोगे तो आज भी वो गली नहीं है। जबकि आज की हमारी जो ईंटें हैं, जो आज हम बनती हैं, कुछ समय के बाद उनमें सीलन आ जाती है, वो बेकार हो जाती है, क्योंकि वो पकी नहीं होती, कच्ची ईंटें होती हैं हकीकत में। और जो इनके समय की बनी हुई ईंटें हैं वो इतनी हल्की होती हैं, क्योंकि पक करके लाल होकर के इतनी बेहतरीन हो जाती हैं, उन पर 100 200 500 साल तक उन ईंटों पर कुछ भी नहीं बिगड़ता, ना सीलन आती है ना कुछ होता है, ठीक है ना। और चूना का जो प्रयोग करते हैं, चूना का ईंटों को चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उस समय इनका प्रयोग किया जाता था किसके लिए, इन पर ईंटों को चिपकाने के लिए। साथ के साथ ईंटों को चिपकाना, और दूसरा इसके लिए प्लास्टर के लिए इसका उपयोग किया जाता था चूना का। वो तो हम आज भी करते हैं, चूने से पुताई करते हैं। यस, अगर उसी चूने को गाढ़ा गाढ़ा इकट्ठा कर लिया जाए और उसे लीप दिया जाए तो वो क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह। क्या करते हैं, पीओपी, पुट्टी वुट्टी करवाते हैं कि नहीं करवाते, चिकने करने के लिए। तो उस समय चूने का प्रयोग किया जाता था इसी काम के लिए। तो जो ईंटों से पूरी दीवार बना दी, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, उस चूने से लेप कर दिया, तो व्हाइट कलर की वो दीवार बन जाती थी। फिर उस पर क्या करते थे, उस पर सुलेख लिखते थे। सुलेख इनके यहां अलंकरण के लिए एक विशेष तौर पर विशेष चीज है, ध्यान रखना। भारतीय संस्कृति की तरह इन लोगों के यहां किसी भी जीवित, जो भी जीव है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य है या कोई भी है, इस्लाम में उसका चित्र उकेरना या उसकी मूर्ति बनाना वर्जित है, इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। इसलिए अपने दीवारों पर कभी भी ये फूल पत्तियों के चित्र नहीं बनाते, किसी की मूर्तियां नहीं बनाते अलंकरण के लिए, क्योंकि ये इस्लाम में वर्जित है। यस, तो कोई फूल पत्ती नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं। इसलिए इस्लाम में चित्रकला, ध्यान रखना, इस्लाम में चित्रकला, मूर्तिकला दोनों प्रतिबंध है। यस, दोनों को दोनों प्रतिबंध है। क्यों, उसके पीछे कारण है। इन लोगों का मानना यह है कि केवल खुदा है जिसने लोगों को या लोगों में अन्य चीजों में जीवन दिया है, उसी ने पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, यानी कि वही एकमात्र क्रिएचर है, ठीक है ना। और अगर आप उसी की बनाई हुई चीजों की आकृति बनाते हैं तो आप खुदा के बराबर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज आप आकृति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, कल उसके अंदर जान डालने की कोशिश करेंगे, तो यानी खुद आप क्या बनेंगे, खुदा बनने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है, बोले ये अलाउड नहीं है। अगर आपको अलंकरण करना है तो केवल सुलेख का इस्तेमाल करिए। सुलेख को हम इंग्लिश में अरवस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरवस्क। इसका मतलब है कुरान की जो बातें हैं, उन बातों को अच्छे अच्छे सुंदर स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश कीजिए, उसकी स्टाइल बनाइए। यानी कुरान की आयतों को लिखना, सुंदर तरीके से लिखना, दैट इज कॉल्ड द अरबस्क, यानी कि सुलेख। अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत सुना हो, हम लोगों ने अगर पढ़ा है और जानते भी हैं, हमारे यहाँ दो चीजें चला करती थी जब हम छोटे थे पढ़ने में। एक होती थी इमला और एक होता था सुलेख। इमला का मतलब होता था एक छात्र खड़े होकर के या टीचर जो है खड़े होकर के बोलते जाते थे और आपको छोटी क्लास में उसी को लिखना होता था। फिर उसको चेक किया जाता था कि कहीं आपकी कोई मात्रात्मक अशुद्धि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, हम बोल रहे हैं और आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। ये हमको पढ़ाया जाता था, इसीलिए कभी भी हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक का संभावना नहीं बनी। यस, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ये इमला कहलाती थी। सुलेख क्या होता था
किताब का पर्टिकुलर एक पैराग्राफ अच्छी राइटिंग में घर से लिख के लेके आना होता था, सुंदर सुंदर राइटिंग में। उसी को कहते हैं सुलेख, यानी सुंदर लेख, अच्छे हाथों से। इससे क्या होता था, राइटिंग जो है हमारा अच्छा होता था। और ये हमको क्लास 5th तक करवाया गया, शुरू से लेकर के क्लास 5th तक। सोचिएगा, इसीलिए दोनों चीजें अच्छी हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो ये देखिए, ये ताजमहल है। ताजमहल के बॉर्डर पर ये आपका दरवाजा है। यहां देखेंगे तो आपको फूल पत्तियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में इसको नहीं माना गया, लेकिन मुगलों ने फूल पत्तियां भी बनाई हैं, ध्यान रखना। तो मुगलों ने इस परंपरा को बदला था। और ये देख रहा है, ये उर्दू में, फारसी में लिखी हुई आयतें हैं। ये डिजाइन ऐसी नहीं है, बल्कि अच्छे राइटिंग में लिखी हुई कुरान की आयतें हैं। ये जो बनी हुई हैं, ये जो बनी हुई है पूरी, ये कुरान की आयतें हैं। ताजमहल वगैरह देखा हो तो यही है वो कुरान की आयतें, अच्छी अच्छी। इसी को सुलेख या अरवस्क कहा गया है। ये रहा, ये इस्लामिक स्थापत्य कला की 4-5 विशेषताएं। अभी जो मैंने कहा कि इसमें ये सब वर्जित है, सारी चीजें हैं, तो इसमें फूल पत्ती और अन्य जीव जंतु, इनके चित्र वगैरह नहीं बना सकते, वर्जित हैं। लेकिन सोचिएगा, मुगलों ने इस परंपरा को बदल दिया। मुगलों ने केवल मूर्तियां नहीं बनाई, बाकी सब कुछ बनाया। यस, मुगलों ने अपनी चित्रकला को बढ़ावा दिया। चित्रों में इंसान के चित्र भी बनाए, ध्यान रखना, पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए, पेड़ पौधों के चित्र बनाए। ठीक, ये सब कुछ किया। मुगलों ने इन परंपरा को नहीं माना, केवल मूर्तियां नहीं बनाई, बाकी सब बनाया। इसीलिए मुगलों की स्थापत्य कला पर अगर जाके गौर करेंगे तो आपको यहां दिखाई देंगे, ताजमहल पर फूल पत्तियां, ये सब बना हुआ है। यस, तो ध्यान समझ में आ गया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने कभी नहीं बनाया। इवन उन्होंने चित्रकला को ही बढ़ावा नहीं दिया, ना के बराबर। ध्यान रखना, इस्लाम में तो संगीत को भी बैन किया गया था। वो तो सूफी संत हैं जिन्होंने संगीत को और गायन को और नृत्य को भी उसमें शामिल कर लिया। नृत्य संगीत गायन, वरना अन्यथा इस्लाम में वो भी वर्जित है। औरंगजेब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उसने संगीत और चित्रकला सब पर प्रतिबंध लगा दिया था, अगर याद हो तो ये विशेषताएं सारी क्लियर हो गई एवरीबॉडी? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ओके। अब जो लोगों को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है और जो लोग 2024 में, इवन 2025 में जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको फाउंडेशन बैच पढ़ना है, वो भी P2I बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि जो लोग इस साल 2024 को टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए तो हमारा बैच है ही, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में है। ठीक है ना। 22 जुलाई से ये इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर से एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, एक मॉर्निंग हो गया, तीसरा बैच ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रह गए थे। ओके, सुबह शाम को 6 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, इवनिंग 6 PM। और इसकी जो फीस है वो 29,999 पड़ेगी यदि आप M के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो। यस, ध्यान रखना, इसमें आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, लेक्चर्स, मटेरियल, एवरीथिंग जो सब चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ठीक, और जो 2025 में देना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमको इस साल नहीं देना है, हमें 2025 में देना है, उन लोगों के लिए भी ये बैच है। लेकिन उन लोगों के लिए इसी को 2 साल की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, यानी उनकी वैलिडिटी अगले साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। अगर वो करना चाहेंगे तो उनको इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए ये हमारे अपने व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, M के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम आगे आपका 1 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। यस, ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी। तो 2024 वाले तो करे ही करे, जिनको 2025 में करना है अभी से इस कोड को इस्तेमाल करिए और अगले साल के लिए इसको एक्सटेंड करा लीजिए। मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग इसको आपको आगे एक्सटेंड कर देंगे। यानी सेम विशेषताएं आपको अगले साल भी आपको मिलेंगी। इसमें नोट्स मिलेंगे, और जो लोग इस समय क्लास कर रहे हैं, मैं सुबह क्लास ले रहा हूं मॉर्निंग बैच में, उन लोगों को डेली बेसिस पर
जो आज पढ़ाया जाता है उसी का, सोचिए जो क्लास का लेक्चर है उसी को है हूबहू उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। उनको बुक्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, लाइव क्लास चली रही है, मेंटरशिप उनको मिल ही रहा है और इसमें मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 स्टेज में हमने रणनीति बनाई है। पहली स्टेज में जनवरी तक हम फाउंडेशन कोर्स तैयार करेंगे, उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक प्रारंभिक परीक्षा में टेस्ट सीरीज, सीसेट, करंट अफेयर्स और जीएस, इन चारों चीजों को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए नए पैटर्न पर इस पर पूरा फोकस करेंगे। सिलेक्शन इन प्रीलिम्स कहते हैं। थर्ड स्टेज जो है ये मुख्य परीक्षा की है। इसमें हम लोग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम के तहत इसमें शामिल करेंगे सारी चीजों को मेंस पर। इसमें क्या होगा, आप सभी लोग जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। हम अपने खर्चे पर रहने खाने की व्यवस्था करेंगे, अपने प्रमाइस में रखेंगे और उसके बाद आपको कंटिन्यू 4 महीने पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ आपका सिलेक्शन। इसके लिए आपको पर्सनली हमसे कांटेक्ट रखना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो सके। ओके। और चौथी और अंतिम स्टेज है मेंस के बाद आप लोगों के लिए इंटरव्यू की तैयारी कराना। यस, ओके। और उसमें हमारे जो रिटायर्ड जितने भी अधिकारी हैं वो सब आपको 1 to 1 आपका क्या करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक। ओके। इसमें देखेंगे तो मुख्य फोकस हमारा किस पर है, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम पर। इसमें आप लोगों को 4 महीने की तैयारी कराई जाएगी। अब शैक्षणिक आवास कक्षाएं और आवास आपको प्रदान किया जाएगा, इसका कोई शुल्क नहीं होगा और इसमें जीएस के प्रत्येक पेपर में 400 अंक से ज्यादा लाने का टारगेट होगा। यस, 100+ से जितना ज्यादा हम जीएस में लेकर के आएंगे हमारे रैंक उतनी अच्छी बनती चली जाएगी। तो ये हमारा इसका प्रोग्राम है। ओके। और इसके लिए आपको MK लाइव कोड इस्तेमाल करके सोचिए, इस प्रोग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 2 साल की वैलिडिटी आपको दिलवा दी जाएगी। आपको मैं अपना पर्सनल खुद आपको गाइड करूंगा, सारी चीजें करूंगा और आप लोग समझ सकते हैं कि आज के समय में व्यक्तिगत मार्गदर्शन कितना जरूरी है। खाली लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको पूरा पढ़ा रहा था स्थापत्य कला की विशेषताएं, तो आप समझ सकते हैं। अब इसी कला को देखेंगे तो इंडो इस्लामी स्थापत्य कला के विभिन्न रूप। दिल्ली सल्तनत में यह कला 3 चरणों में चलती है। मैं इनके डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी यहां पर मैं आपको इतना डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना। 3 चरणों में चलती है। पहले गुलाम वंश, जिसमें आपकी स्टार्टिंग फेज है जहां पर पूरी तरह इस्लामिक स्थापत्य कला विकसित नहीं हुई, यानी कि पूरी तरह इस्लामिक स्थापत्य कला विकसित नहीं हुई, यानी कि सीमित स्तर पर, क्योंकि स्टार्टिंग में आए थे और आते ही अपने साथ मिस्त्री कारीगर तो लेके नहीं आए। तो स्टार्टिंग में मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए कुछ करने के लिए इनको चाहिए था, जो मर गए उनका मकबरा बनवाना था। तो यहां पर जो कारीगर मौजूद हुए उन्हीं से उन्होंने करवा लिया। जिसमें देखेंगे तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, पहला 2.5 दिन का झोंपड़ा। मैं इनकी सारी डिटेल आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, समझ लीजिए। ठीक है ना। दूसरी जो विशेषता है, दूसरा चरण है, वो है खिलजी वंश का, जिसमें भारत में इस्लामिक परंपरा का विकास हुआ। यानी कि खिलजी के समय में इस्लामिक परंपरा की जो विशेषता है वो इसमें शामिल हो गई। ठीक है ना। और तीसरा तुगलक और उसके बाद का जो काल है, इसमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की मिश्रण यानी कि विशेषताएं, जो मिश्रण प्रवृत्ति है वो विकसित हो गई। यस, इस तरीके से ये धीरे धीरे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की ओर बढ़ गई। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें देखेंगे तो कई सारे ऐसे नमूने हैं जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये खिलजी के समय की, ये रही आपका देखिए गुंबद, ये तो गुलाम वंश का है, लेकिन खिलजी के समय बनाया गया, ये देखिए गुंबद पहली बार बना है खिलजी के समय में, जो कि उसके समय की विशेषता है। यहां देखेंगे तो ये मेहराब बने हुए हैं, ये रहे, ये देखिए मेहराब इस तरीके से।
तो ये खिलजी के समय बने हुए, गुंबद और मेहराब खिलजी के समय बने हैं, ध्यान रखना। और तीसरा देखेंगे तो ये देखिए आपके किले, ढलवां दीवारें, ये और ये तुगलकाबाद का किला है। ये यहाँ की इस समय तुगलकाबाद की विशेषता है, जिनमें पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया। गुंबद तो आप देख ही रहे हैं, गुंबद भी है, मेहराब भी है, ये देखेंगे मेहराब, गुंबद भी है, ठीक है ना। साथ के साथ यहां पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग भी शुरू हो गया। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो आपका मुगल काल की शैली है। मुगल काल की देखिए, आपका क्यों मन ना करे आपका देखने का, नमूना देखिए आप। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बाग शैली। ये देखिए आपका पानी का फव्वारा, नहर कहते हैं इसको, ठीक है ना। पीछे नदी, ताजमहल, विशाल चबूतरा, ये देखिए लोग खड़े हुए हैं इस चबूतरे पर। ये बहुत बेहतरीन बड़ा चबूतरा है, उसके ऊपर खड़े हुए हैं लोग, समझना, ठीक है ना। तो यहां पर मिस्र शैली, मुगलों के समय में भी ये शैली जो है मिस्र शैली बनी। अफगान शैली, ईरान शैली, राजपूत शैली, इनका और मिश्रण किया गया। यानी इससे पहले ऑलरेडी जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला थी वो तो चल ही रही थी, इसमें ईरान से विशाल चबूतरा लेकर के आए, ठीक है ना। अफगानिस्तान से विशाल चबूतरा, भव्य प्रवेश द्वार की परंपरा। सोचिए ईरान में गुंबद और मेहराब का मिश्रण अर्ध गुंबद के तौर पर इसको बनाया गया। नहर और फव्वारों का प्रयोग किया गया, ये देख रहे हैं आप। अर्ध गुंबद ये रहा आपका, ये मेहराब जो बना हुआ है अर्ध गुंबद के प्रकार का है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राजपूतों की छतरियों का प्रयोग किया गया, संगमरमर का प्रयोग, यानी कि छतरियां और संगमरमर का जो परंपरा है ये बनी हुई है। छतरियां देख रहे हैं, ये रही, ये छतरियां, ये राजपूत शैली है। कैसी शैली है? राजपूत। संगमरमर का प्रयोग राजपूत शैली का है। नहर और फव्वारे जो हैं आपके ईरान के हैं, ठीक है ना। भव्य प्रवेश द्वार, विशाल चबूतरे, ये आपके किसके हैं? अफगानिस्तान की शैली। इस तरीके से आपके भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का विकास हुआ है और उसके बाद इन्हीं तरह की मिश्रित शैलियां जो हैं क्षेत्रीय राज्यों में फैली हैं, क्षेत्रीय राज्यों में। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम इसी समय पर, ध्यान रखना, एक टॉपिक शुरू करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, यानी कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, जिसमें हम सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। सब लोग मौजूद रहिएगा और उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आप लोगों की सफलता। अन्यथा समझ लीजिएगा कि YouTube पर इस तरीके से पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, मनोरंजन कराने वाले बहुत हैं। आपको अच्छे लगते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जोक नहीं सुना सकता। आपके सपने के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये रहा, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये मेरा MK लाइव कोड है, ठीक है ना, जिससे आप थ्रू इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टडी IQ के ऐप पर या चैनल पर कहीं पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, ये मेरी मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका टेलीग्राम लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित या किसी कोर्स से संबंधित कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू मे कॉन्टैक्ट इस नंबर पर, इस नंबर कहीं पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, कहीं से भी कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, किसी भी कोर्स को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी गाइडेंस को लेकर के, आई विल बी देयर, आई एम ऑलवेज विद यू, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना, आपको सफल बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।